नमस्कार, बोज़ोन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर लिए हैं। आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद चैप्टर नंबर 1 आपका फिनिश हो जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। मैटर का स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है? अगर कोई मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड में है तो वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो कन्वर्जन हमने देखा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आइस आपकी वाटर में और वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली प्रेशर बढ़ाने से भी आपका जो मैटर है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था ड्राई आइस, या फिर आपका CO2 गैस है वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो सकता है प्रेशर बढ़ाने के बाद। तो कुल मिला के हमने यही देखा कि टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करने से हम किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और बॉइलिंग का बहुत क्लोज का एक रिलेशनशिप है। अगर आपको बॉइलिंग समझ में आ गया है तभी आपको इवेपोरेशन समझ में आएगा। तो बॉइलिंग में हमने क्या देखा था, यहाँ पर मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करके पहले बताया है, उसके बाद हम इवेपोरेशन की डेफिनेशन पे आएंगे। बॉइलिंग में क्या होता है, आपका लिक्विड होता है जैसे कि वाटर है, वो गैस में कन्वर्ट होता है जैसे कि स्टीम में। तो वाटर से स्टीम या लिक्विड से गैस बनने की जो प्रक्रिया है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर रूम टेम्परेचर पर एक ग्लास रखा है, उस ग्लास के अंदर पानी है, तो क्या उस पानी से वेपर्स निकल रहे हैं? क्या उस पानी से पानी के जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपने कभी महसूस किया हो तो कई बार छत पे हम अगर पानी रख दें गर्मियों में, आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। छत के ऊपर एक पानी की बाल्टी रखिए, उसको 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह रखी रहने दीजिए। आप देखेंगे कि जो उस वाटर लेवल आपने छोड़ा था उससे घट गया है। तो वो पानी कहाँ गया? वो पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब गैस फॉर्म में आके और फिर वो उड़ गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बाल्टी आपने छत पे रखी थी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं था, क्योंकि उसका टेम्परेचर उतना ही हो सकता है जितना कि एटमॉस्फेयर का है। आजकल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं था, पानी बॉयल तो नहीं हुआ। तो अगर किसी टेम्परेचर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, उस टेम्परेचर पर भी आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे यदि ये ऐसा होता है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं, और यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो उसको बॉइलिंग कहते हैं। दोनों में काम सेम ही हो रहा है, आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होगा तो वो बॉइलिंग कहलाएगा, और यदि वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो इवेपोरेशन कहलाएगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन। फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कहने का मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं। अब इवेपोरेशन फास्ट होगा या स्लो होगा, कितना होगा, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर आपके इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं? इसको पढ़ने से पहले एक बार हम इवेपोरेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि इवेपोरेशन में होता क्या है। मान लीजिए आपका ये लिक्विड का एक कंटेनर है, किसी भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर।
तो डेफिनेटली कुछ लिक्विड पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तभी तो इवेपोरेशन होगा। अब देखिए होता क्या है, जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनमें से कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे ज़्यादा शरारती होते हैं, तो जिन पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है वो क्या करते हैं, वो आपके सरफेस पे आ जाते हैं। जैसे पार्टिकल यहाँ था, ये पार्टिकल अगर ऊपर आ गया तो यहाँ आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, हमने बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये पार्टिकल यहाँ अंदर होगा, मतलब सरफेस पे नहीं बल्कि अंदर है, तो इसको अट्रैक्ट करने वाले चारों तरफ से पार्टिकल्स होंगे, मतलब इसको इन सब का अट्रैक्शन फील होगा। लेकिन जब ये पार्टिकल सरफेस पे आ जाएगा तो इसको एक तरफ से अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल्स ही होंगे, दूसरी तरफ से उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, यदि पार्टिकल को इस लिक्विड से पीछा छुड़ा के वेपर में या गैस में कन्वर्ट होना है, तो जो पार्टिकल सरफेस पे हैं उनके लिए ज़्यादा आसान है, उनके लिए ज़्यादा आसान है यहाँ से निकलना और वेपर में कन्वर्ट होना। तो कुल मिला के जब भी कोई पार्टिकल लिक्विड से बाहर निकलेगा, गैस में कन्वर्ट होगा, तो उसको एनर्जी चाहिएगी। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, अगर कोई बच्चा घर से भागने का प्लान करता है तो उसको कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। अब या तो वो रुपए घर से चोरी करे, या फिर किसी दोस्त से उधार ले, या कहीं पर मतलब उसको घर से यदि निकलना है, भागना है बिना बताए, तो डेफिनेटली उसको पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि रास्ते में टिकट भी कटवानी पड़ेगी और खाने के लिए भी पैसे चाहिएंगे, कहीं पर रहने के लिए पैसे चाहिएंगे। मैं आपको ये बिल्कुल भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा, बट एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ रहे हैं। अगर उस बच्चे को घर से निकलना है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है किसी पार्टिकल को, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। या तो वो क्या करेगा, एनर्जी बगल वाले पार्टिकल से छीन के भागेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई बच्चा है, दूसरे का टिफ़िन खा लेता है कई बार, तो बाकी बचे हुए पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम हो जाएगी अगर कोई पार्टिकल इवेपोरेट होता है तो कुल मिला के हमने ये समझा कि जब भी पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं, तो यदि पार्टिकल सरफेस पे है तो जल्दी इवेपोरेट होगा। एक बात तो ये समझी। दूसरी बात, जब भी पार्टिकल इवेपोरेट होगा तो बाकी बचे हुए सराउंडिंग से या पार्टिकल से एनर्जी छीन के भागेगा, तो बाकी बचे हुए पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वो छीन के भाग गया। ये दो बातें हमने सीखी हैं, इसको हम अप्लाई करेंगे हमारे इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में। तो पहला फैक्टर है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है, एक चाय है, चाय का कप है, इसमें चाय भरी है। अगर चाय के कप की जगह में उसको चाय को एक थाली में डाल लूं, तो चाय किस में जल्दी ठंडी होगी, थाली में। क्यों? क्योंकि पहले सरफेस एरिया कितना था, इतना। सरफेस एरिया जब मैंने बढ़ा दिया तो जो पार्टिकल्स सरफेस पे थे वो ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो इवेपोरेशन की संभावना बढ़ जाएगी। इवेपोरेट जब वो होंगे तो वो बगल वाले पार्टिकल्स की एनर्जी छीन के भागेंगे और बाकी बचे हुए पार्टिकल्स की एनर्जी फिर डाउन हो जाएगी, वो ठंडे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ाने से आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो जब आप इंक्रीज इन सरफेस एरिया करोगे तो आपका इवेपोरेशन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। सेकंड पे आते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम इस पानी को हीट करना शुरू कर दें तो इसकी हीट एनर्जी इन पार्टिकल्स को मिलेगी, ज़्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी हो जाएगी। अब उनको भागना है तो उनको एनर्जी चाहिए ना, चाहे तो बगल वाले से छीने या कोई बाहर से कोई साथी मदद कर दे।
तो ये जो हीट इसको मिली, इसके कारण पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स सरफेस पे आएंगे और बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। आपने कई बार गर्मियों में ये टर्म सुना होगा कि आज बड़ी उमस है, आज बड़ा चिपचिपा है। तो चिपचिपा क्या होता है? चिपचिपा होने का मतलब ये है कि जो आपके सराउंडिंग में एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं। मतलब पानी से भाप तो नहीं कहेंगे, पानी से जो वेपर्स बने उन वेपर्स के कारण आपको चिपचिपा महसूस हो रहा है। तो हमारे सराउंडिंग की जो एयर है उसकी वाटर वेपर, जिसको मॉइस्चर भी बोलते हैं, नमी भी बोलते हैं, नमी को होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रूम में मैं बात करूं, इस रूम में जो एयर है वो यदि 10 ग्राम वेपर को होल्ड कर सकती है तो वो उसकी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है। 10 ग्राम इसके अंदर अगर वाटर वेपर होगा तो बहुत चिपचिपा महसूस होगा। अब मान लो मैंने इस कमरे में एग्जॉस्ट फैन चला दिया और जो मोइस्ट एयर थी वो एग्जॉस्ट बाहर फेंक देगा और सूखी हवा अंदर आ जाएगी। अब जो सूखी हवा है इसका मतलब उसके अंदर ह्यूमिडिटी कम है, चिपचिपापन कम है। तो जो भी सोर्स और होंगे यहाँ पे पानी के, कोई पानी का जग रखा है इस कमरे में या एक बाल्टी रखी है, अब वहाँ से इवेपोरेशन होना ज़्यादा स्टार्ट होगा क्योंकि सराउंडिंग के एयर के अंदर मॉइस्चर कम है, वो और मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है। तो इसका मतलब मैं ह्यूमिडिटी को यदि कम करता हूँ तो मॉइस्चर फिर नीचे से अवेलेबल जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से आना शुरू होगा और इवेपोरेशन बढ़ेगा। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। अगर कोई रूम है, इसके अंदर कुछ आपके एक टब रखा है पानी का, एक बाल्टी रखी है, ठीक है, और बाकी सब जगह से बंद है कमरा, एक एग्जॉस्ट फैन बीच में लगा है आपका इस तरीके से। अब जो एयर है कमरे के सराउंडिंग की, उसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है। आप ये मान लीजिए कि इस कमरे में जो एयर है वो 10 ग्राम वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, ठीक है। अब यदि मैं एग्जॉस्ट फैन को चला दूं तो जो मोइस्ट एयर थी, जो नमी वाली हवा थी, वो बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर जो प्रेजेंट एयर है उसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, आपको चिपचिपापन कम महसूस होगा। तो अगर सराउंडिंग एयर में उसकी कैपेसिटी से कम वाटर वेपर है तो उसकी कैपेसिटी जितना वाटर वेपर प्रेजेंट कराने के लिए ये जो वाटर के यहाँ वेसल्स रखे हैं इनसे वाटर वेपर इवेपोरेट होंगे और कमरे की मॉइस्चर को फिर से बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब है कि हम यदि ह्यूमिडिटी को कम कर दें तो आपका इवेपोरेशन बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी इवेपोरेशन बढ़ा था, ह्यूमिडिटी घटाने से भी आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा। थोड़ा सा अगर आपको ये टॉपिक मुश्किल लगे ह्यूमिडिटी वाला तो आपको दोबारा समझना है या कोई और आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसको रिजोल्व करने का प्रयास करेंगे। थर्ड है इंक्रीज इन विंड प्रेशर, विंड स्पीड सॉरी। आपने देखा होगा जब आप कपड़े सुखाते हैं बाहर तार पे, अगर हवा तेज चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कपड़े के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होता है और उसकी सराउंडिंग में ही यदि वो रहे तो फिर आगे इवेपोरेशन होना मुश्किल होता है, जैसे हमने ह्यूमिडिटी वाले केस में देखा है। लेकिन यदि हवा तेज आ रही है तो जो पानी इवेपोरेट हुआ वो उसको बहा के ले जाएगी और कपड़े के पास में फिर से सूखी हवा आ जाएगी। अब सूखी हवा में की कैपेसिटी ज़्यादा है मॉइस्चर को होल्ड करने की, तो इवेपोरेशन फास्ट होगा और फिर से तेज हवा आएगी उसको ले जाएगी, इवेपोरेट होगा
उसको ले जाएगी। तो इस तरीके से आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं यदि हवा तेज चल रही है तो हवा तेज चलने से भी आपका इवेपोरेशन बढ़ता है। ये चारों के चारों आपको याद रखने हमेशा। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है कि इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है। आपने महसूस किया होगा कि जब पसीना आता है आपको, तो पसीना जब निकलता है तो आपको बाद में थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। जैसे कि किसी भी वाटर वेसल से यदि कोई पार्टिकल लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो किसी बगल वाले पार्टिकल की एनर्जी छीन के भागेगा, और बगल वाले पार्टिकल की एनर्जी छीन के भागेगा तो बचे हुए पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी कम हो जाएगी और उनका टेम्परेचर घट जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। क्लियर है? जैसे चाय को हम कई बार फूंक मार के ठंडी करते हैं, इसका मतलब हम उसके इवेपोरेशन को बढ़ा रहे हैं, और इवेपोरेशन जब होता है फिर तो चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं वो निकल गए। तो इस तरीके से आपका इवेपोरेशन कूलिंग करता है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल है आपका नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए आपका एक केमिकल आता है जिसको बोलते हैं एसीटोन। अगर आप उस नेल पॉलिश रिमूवर को अपनी हथेली पर रखेंगे तो आपको ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, होता क्या है, जब आपकी हथेली पर आपने एसीटोन को बूंद रखी तो एसीटोन बहुत ही जल्दी इवेपोरेट होने वाला सब्सटेंस है, लेकिन हमें पता है कि इवेपोरेट जब होगा तो उसको एनर्जी चाहिएगी। अब वो कहाँ से मिले ये डिपेंड करता है। इस केस में वो क्या करता है, जो हमारे हाथ के पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर एसीटोन के पार्टिकल्स हैं। एसीटोन के पार्टिकल क्या करता है, मेरे हाथ के जो पार्टिकल है उससे हीट गेन करता है और खुद एनर्जेटिक होके बाहर निकल जाता है। तो जो हीट एनर्जी मेरे हाथ के पार्टिकल से निकल गई, उसके कारण हाथ के पार्टिकल को ठंडा महसूस होता है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है आप जो घर पे कर सकते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ में लेना और आपको ठंडा महसूस होगा, क्योंकि जो पार्टिकल इवेपोरेट हो गया है वो आपके हाथ के पार्टिकल की एनर्जी को निकाल कर ले गया है। आपने गर्मी में देखा होगा, सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने गर्मी में देखा होगा कि हम कई बार छत पर पानी छिड़कते हैं, तो पानी छिड़कने से हमारी जो छत है वो ठंडी हो जाती है। क्या कारण है इसका? इसका कारण भी सेम है जैसा एसीटोन में हुआ। जो पानी हमने छिड़काव किया है उसके पार्टिकल्स छत के अंदर जो गर्मी प्रेजेंट है उस गर्मी को लेकर, उस एनर्जी को लेकर आपके इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो छत के पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी कोई ले गया तो छत की पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी और टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इवेपोरेशन का एक और एग्जांपल था छत पर पानी छिड़कना। आपने गर्मी में जो मिट्टी के मटके होते हैं उनका प्रयोग घरों में होते हुए देखा होगा। तो उस मटके के अंदर पानी ठंडा कैसे रहता है, इसके पीछे भी इवेपोरेशन ही एक कारण है। आपका जो मिट्टी का मटका है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें बिल्कुल ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। अब जो छेद हैं, होता क्या है कि एक मटका है ऐसे इस तरीके से, ये पानी है, जो कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं और यहाँ पर जो छोटे छोटे छेद हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, वो इवेपोरेट होके यहाँ पहुँच जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और यहाँ से फिर वो फर्दर आगे इवेपोरेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है
कि जो ये पार्टिकल इवेपोरेट हुआ था, ये बगल वाले पार्टिकल से एनर्जी लेके गया है और इस छेद में से पास करता हुआ इवेपोरेट हो गया और बचे हुए पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो गई, इसलिए आपके मटके में प्रेजेंट पानी का टेम्परेचर घट जाता है। इसका उल्टा नहीं होता है कि पानी बाहर से कुछ चीज़ वेपर्स अंदर आ जाएं और हीट इसको दे दें, ऐसा नहीं होता है। आप क्योंकि उसकी फॉर्मेशन इस तरीके की है कि वन वे पैसेज होता है, एक तरफा वन वे रोड है, वो सिर्फ आपके वेपर्स बाहर निकल सकते हैं। इस तरह का रीज़न आपका बनता है मटके में पानी ठंडा होने के लिए। गर्मी में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? देखिए, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना निकालती है और जब बॉडी पसीना निकालती है तो जो पार्टिकल्स पानी के बाहर अंदर से आए हैं वो अपने बगल वाले पार्टिकल से एनर्जी लेकर आए हैं, अंदर के पार्टिकल्स को ठंडा किया उन्होंने। अब यदि मैं कॉटन के कपड़े पहनूंगा तो जो पानी पसीने के फॉर्म में बाहर निकला है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कॉटन क्लॉथ है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एटमॉस्फेयर के सामने उसको एक्सपोज करेगा फर्दर इवेपोरेट होने के लिए। तो वो सोखेगा और सोखने के बाद वो पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे आपके एटमॉस्फेयर में। अगर ऐसा होता कि पसीना आ गया लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है इवेपोरेट होने का, तो फिर फर्दर पसीना नहीं आता, फर्दर आप ठंडक महसूस नहीं करते। इसलिए कॉटन क्लोथ्स पसीने को सोखते हैं और सोखने के बाद वो उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। इस तरीके से गर्मी में कॉटन क्लोथ्स पहनने का इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से हमने क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट किया। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्कस, जैसे जिस भी तरीके से आप डिस्कस करना चाहें, कोई एक अलग से डाउट्स की वीडियो हम बना सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको सुटेबल लगे, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू पीपल। डू कोऑपरेट। थैंक यू वेरी मच।